मेरे आदर्श छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय के शीर्षक का नाम है विकास। तो आएं अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से विकास का अर्थ समझने का प्रयास करें तथा इस अध्याय के मुख्य बातों पर हम लोग अपना ध्यान आकर्षित करें। विकास के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विकास किसी भी देश के सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करता है। देश के अंदर पाई जाने वाले स्वतंत्रता, सुरक्षा या दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक समानता आदि विकास के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। विकास के क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, अर्थात इसका क्षेत्र बहुत लंबा होता है, जो हमेशा मुख्यतः दो पहलुओं को दर्शाता है। पहला है लोगों के विकास के लक्ष्य हमेशा भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, और दूसरा एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह सभी व्यक्तियों के लिए विकास नहीं हो सकता। वह दूसरे व्यक्तियों के लिए विकास न होकर विनाश भी हो सकता है। तो आएं अब अगले बिंदु पर हम ध्यान आकर्षित करें, और अगला बिंदु है आय एवं अन्य लक्ष्य। आय विकास का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। लोग स्वतंत्रता हो, सुरक्षा हो या शिक्षा हो, रोजगार हो, शांति हो या प्रदूषण रहित वातावरण हो, इसकी वह इच्छा रखते हैं। अतः विकास के लिए लोग लक्ष्यों के मिश्रण को देखते हैं। जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आर्थिक विकास और विकास के लक्ष्य यह दोनों सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय विकास व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न लक्ष्यों को तलाश करते हैं, और राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में उसके उद्देश्य भी अलग अलग ही होते हैं। उदाहरण के लिए देश का विकास एक किसान के लिए और एक शिक्षक के लिए अलग माध्यम से हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास के तहत उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है जो बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाता है। अर्थात राष्ट्रीय विकास की परिधारणा हम इस प्रकार करते हैं जिससे उस देश के अंदर रहने वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सके। अब हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में या राज्यों में जो तुलना की जाती है, उस तुलना करने का आधार क्या है। हम देखते हैं कि विभिन्न देश हो या राज्य हो, इन राज्यों के बीच की तुलना हम राष्ट्रीय आय के माध्यम से भी कर सकते हैं और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखें कि राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम इसकी तुलना कैसे करते हैं। एक निश्चित समयावधि में देश के सभी मूल नागरिक की कुल आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात जितने नागरिक हैं उनकी सारे नागरिकों की आय को जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऐसे देश जिनकी कुल आय उच्च हो अर्थात ज़्यादा हो, उन्हें हम
विकसित देश कहते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है या जापान है। हालांकि यह एक उपयोगी उपाय नहीं है, क्योंकि देश की आबादी सब जगह अलग अलग है और कुल आय की जो तुलना है वह किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत राशि को नहीं बतलाती है। अब हम देखते हैं कि दो देशों या दो राज्यों के बीच की जो तुलना करते हैं, एक दूसरा दृष्टिकोण है प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश या राज्य की तुलना करने में सहायक तो है। इसकी गणना हम कुल आबादी द्वारा देश के कुल आय को विभाजित करके करते हैं और इस प्रकार के हम आय को हम औसत आय का भी नाम देते हैं। इस माध्यम द्वारा आय की तुलना करने में कुछ कमियां भी आ जाती हैं, क्योंकि यह असमानताओं को छुपाता है। जैसे जब लोगों के एक छोटे से हिस्से में बहुत अधिक आय होती है तो औसत आय भी उच्च हो जाती है, परंतु अगर प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक स्थिति बताने में यह असमर्थ हो जाता है। अब हम देखते हैं आय और अन्य मापदंड क्या हैं। राष्ट्र या किसी भी क्षेत्र के विकास का स्तर हम आय के अतिरिक्त अन्य विशेषताओं के आधार पर भी पता लगा सकते हैं। इसे समझने के लिए तीन राज्यों के विभिन्न पहलुओं का हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, जो हमारे चार्ट में इस प्रकार हैं। हम देखते हैं कि इस चार्ट में शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 में हरियाणा में 33 बच्चों की होती है, केरल में 10 बच्चों की होती है और बिहार में 38 बच्चों की होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चों की मौत होती है, शिशु की मौत होती है, वह बिहार में है और सबसे कम हम देखते हैं कि 10 बच्चों के साथ केरल में है। इसी तरह से अगर हम साक्षरता को देखते हैं तो साक्षरता के दृष्टिकोण से हम सबसे ज़्यादा केरल में देखते हैं कि 94% जो लोग हैं वह साक्षर हैं और दूसरे स्थान पर हरियाणा है, जहाँ पर 82% लोग साक्षर हैं और सबसे कम जो साक्षरताओं की संख्या है वह बिहार की है, अर्थात बिहार में केवल 62% लोग ही साक्षर हैं। इस तरह से साक्षरता के दृष्टिकोण से भी हम देशों का या राज्यों की तुलना कर सकते हैं। और तीसरा है कि निवल उपस्थिति अनुपात के आधार पर, अर्थात वे बच्चे जो 14 से 15 वर्ष की अवस्था में हैं और वे लोग जो स्कूल जाते हैं। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा केरल में जो हैं वह स्कूल जाते हैं, जो कि 83 बच्चे दिखलाए गए हैं और सबसे जो कम हैं वह बिहार में हैं, जो 43 अंक के साथ हैं। इस तरह से हम आय के अन्य जो मापदंड हैं विकास के नापने के लिए, तो विकास को हम इस तरह के भी मापदंडों से नाप सकते हैं। इन पहलुओं से जो हमने अभी देखा 3 राज्यों के विकास नापने का जो मापदंड है, इन पहलुओं से स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय विकास के विषय में फैसला करने के लिए सर्वोत्तम मापदंड नहीं है, अर्थात केवल आय ही विकास के मापने का दंड सही दंड नहीं मिलता, मापदंड सही नहीं है। अन्य मूलभूत सुविधाएं और रहन सहन की गुणवत्ता के आधार पर भी विकास की
आंकड़ों को ज्ञात किया जा सकता है। अब आए अगले सार्वजनिक सुविधाएं। हम देखते हैं कि किसी भी देश की विकास को हम वहाँ के उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं से भी हम आंक सकते हैं। अधिक आय या मुद्रा से हम जीवन के लिए उचित आवश्यक वस्तुएं नहीं पा सकते, अर्थात उचित भौतिक सुविधाओं और सेवाओं के लिए आय पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए मुद्रा से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीदा जा सकता। मुद्रा से बिना मिलावट की दवाइयाँ या बीमारियों से सुरक्षा नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों जैसी सार्वजनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं या स्वच्छ संबंधी सुविधाएं भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सतत विकास के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों और पर्याप्त पर्यावरण के आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लोहा हो, सोना हो, चांदी हो या कोयले के अत्यधिक खनन और कच्चे तेल की निकासी से इन संसाधनों के भंडारों में कमी आ जाती है। कारखानों से निकलने वाला धुआं और अन्य जहरीली गैसें पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। पानी और वायु प्रदूषण की समस्या लोगों को प्रभावित कर रही है तथा इससे भविष्य की पीढ़ियों का जीवन भी प्रभावित होगा। इसलिए हमें ऐसे विकास को अपनाना चाहिए जो हमेशा एक तरह से हमेशा बनी रहे, अर्थात ऐसे विकास जो आने वाले पीढ़ियों को भी वह लाभ प्रदान करे। आज के इतना ही। अगले क्लास में अगले अध्याय का अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।